हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, चैप्टर के शुरू में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट ऑलवेज ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कैसे? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सीधी सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। एंड देयर इज अ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट ओनली व्हेन any object comes in the path of light or there is a change in medium। मैंने बोला था ऐसा आपको कि ये चेंज इन मीडियम वाला आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो नाउ विल डिस्कस हियर इफ लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन बट इफ देयर इज एनी चेंज इन मीडियम विल बी देयर देन लाइट विल चेंज इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। पहले हम रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं कि ऑब्स्टेकल अगर आता है लाइट के पाथ में तो वो टकरा के वापस लौट जाती है उसी मीडियम में, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम यहाँ बात करने वाले कि व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इफ देयर इज अ चेंज इन मीडियम, मींस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, उसका पाथ चेंज हो जाएगा। कैसे? कुछ रूटीन लाइफ के एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर आप देखते हैं कई एग्जांपल है अपनी रूटीन लाइफ में। वाटर टैंक है, बॉटम ऑफ वाटर टैंक अगर आप देखते हैं बॉटम सरफेस वाटर टैंक की, तो देन यू विल फाइंड दैट bottom surface appears to be raised, it appears to be shallower। okay, ऐसे ही एग्जांपल लीजिए कि एक ग्लास स्लैब लीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, और प्रिंटेड पेपर पर रखिए, देन दिस प्रिंटेड लेटर appears to be raised from their position। या पेंसिल लिए, पेंसिल को लीजिए और ग्लास टम्बलर में वाटर फिल कीजिए और वहां उसके अंदर पेंसिल को इमर्स कीजिए पार्टली, देन फाइंड दैट इट appears to be bent। पेंसिल एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं दिखेगी आपको, बेंड नजर आएगी, वो तिरछी नजर आएगी, है ना, टम्बलर के अंदर ये इस तरह से ऐसे दिखेगी तिरछी। और एग्जांपल है, आप बकेट लीजिए, उसमें वाटर फिल कर दीजिए और एक कॉइन डाल दीजिए, तो कॉइन की जो पोजीशन है वो भी आपको ऊपर उठी हुई नजर आएगी। अगर आप वन गो में ट्राई करेंगे जहां पे कॉइन आपको नजर आ रहा है, यू आर ऑब्जर्विंग, वहां उठाने की कोशिश करेंगे तो क्या कॉइन उठा पाएंगे, या आप करके देखना एक बार पहली बार में, है ना। पहली बार में क्या उठा पाएंगे, जहां आपको नजर आ रहा है उसी जगह पर हाथ मारना, यू विल फाइंड दैट आप हाथ आपका ऐसे ही होकर खाली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल पोजीशन कॉइन की वो जो बॉटम सरफेस में जहां है बकेट ऑफ वाटर में, उससे थोड़ी सी ऊपर उठी नजर आती है आपको। व्हाई इट इज सो? इन सब के पीछे अगर हम बेसिक रीजन की बात करते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोले सर ये होता क्या है, वो बता रहे हैं, हम बात करेंगे, लेकिन ये जितने मैंने एग्जांपल दिए हैं इन सब के पीछे रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? लाइट अगर आप ये एग्जांपल देख रहे हैं कि पहला एग्जांपल की हमने बात की थी, कौन सा एग्जांपल लिया था सबसे पहले हमने, बॉटम सरफेस ऑफ द वाटर टैंक। तो वहां रे लाइट की जो है वो कहां से स्टार्ट हुई, पानी से, बॉटम सरफेस से, और पानी से कहा ही एयर में आके आपकी आईज में इंटर हुई, देन यू आर ऑब्जर्विंग। तो वो दो मीडियम में चली है, पहले पानी से आई, पानी से फिर एयर में आई, तो मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होने से उसका पाथ भी चेंज हो गया, एंड दैट्स व्हाई दैट पोजीशन ऑफ दैट बॉटम सरफेस अपीयर्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। उसकी ओरिजिनल पोजीशन से वो शिफ्ट होकर नजर आएगी आपको। ठीक है, ऐसे एग्जांपल हमने ग्लास स्लैब का लिया था कि अगर आप प्रिंटेड पेपर पे ग्लास स्लैब रखते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो पोजीशन जो प्रिंटेड लेटर्स हैं, प्रिंटेड मैटर जो भी होगा, दैट पोजीशन अपीयर्स टू बी रेज्ड, क्योंकि यहाँ ग्लास से एयर में रे आ रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास से एयर में आती है। ग्लास टम्बलर फिल्ड विद वाटर एंड पेंसिल इमर्ज, वहां भी पानी से एयर में आ रही है। बकेट वाला मैंने एग्जांपल दिया तो वहां भी पानी से एयर में आ रही है। मींस इन ऑल दिस cases medium is changing and two different mediums are there and that's why light is traveling from one to another medium, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और इसी कारण उसका पाथ चेंज हो रहा है, और पाथ चेंज होने से क्या हो रहा है, वो अपने एक्चुअल स्ट्रेट लाइन पाथ से बेंड हो जाती है, टर्न हो जाती है कहीं, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑल फिनोमेना विल टेक्स प्लेस। अब कैसे होता है, देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले। द फिनोमेना, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर डिफाइन करते हैं तो इन सब से हम एग्जांपल जितने हमने डिस्कस किए इसके बेस पे डिफाइन करते हैं। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
कि दो दो मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस से वहां पे आके लाइट बेंड हो जाती है। कैसे? अपने स्ट्रेट लाइन पास से। एंड दैट्स व्हाई इट विल चेंज इट्स पाथ बिकॉज ऑफ गोइंग फ्रॉम वन टू अनदर मीडियम, कि एक से दूसरे मीडियम में जाती है, इसलिए उसका पाथ चेंज हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। when the phenomena of bending of light at the surface separating two media is known as refraction of light। या फिर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, एक और लैंग्वेज है वो चीज, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, तो उसका पाथ चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम, और इसी कारण से वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से बेंड हो जाती है, टर्न हो जाती है, किसी और डायरेक्शन में जाएगी। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्लियर है? समझ में आया? अब देखो इसको डायग्रामेटिकली भी समझेंगे हम। यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। एक रे ऑफ लाइट है, वो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ये ई एफ डायरेक्शन में ट्रेवल की, सपोज ये रे ऑफ लाइट है। ओके, और ये जो सरफेस ए बी है, ग्लास स्लैब की सरफेस ए बी है, ये दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करती है। कौन कौन से मीडियम? एयर, और ये दूसरा मीडियम कौन सा है? ग्लास। इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है सरफेस। तो जैसा हमने डेफिनेशन में कहा है, द फिनोमेना बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। तो ये जो सरफेस ए बी है, दो मीडियम को सेपरेट करती है। मीडिया है प्लूरल मीडियम का, है ना, दो मीडियम है। तो ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस कौन सी है? ए बी। जब ये यहाँ पे पॉइंट ओ पे स्ट्राइक करेगी, तो ये क्या होगा? यहाँ पे ये अपने स्ट्रेट लाइन पास से बेंड हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज देयर इज ए चेंज इन मीडियम। अब वो एयर से ग्लास में ट्रेवल करने वाली है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। और ये देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये देखिए बेंड हो गई। अगर ये स्लैब नहीं होता, अगर ये स्लैब नहीं होता यहाँ पे, तो ये जो ई एफ रे है वो सीधी निकल चली जाती। क्यों? क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी उसकी क्या है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक स्लैब रखा होने से वो अपने रास्ते से भटक गई। रास्ते में अगर उसके कुछ हर्डल आ गया, ऑब्स्टेकल आ गया है, तो इसके कारण वो अपने रास्ते से भटक गई और इधर चली गई। अब वो चली गई एफ जी डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर यहां पे देखिएगा, ये जो रे है एफ जी, ये फिर से कहां ट्रेवल कर रही है? ग्लास से ट्रेवल करके सरफेस सी डी जो है, ग्लास और एयर को सेपरेट करने वाली, उस सरफेस पे आके पॉइंट जी पे टकराती है। फिर यहां आप चाहें तो एक और आप इसको एक काम करो, ईओ कहते हैं, ओ डैश ले लीजिए इसको। ये ओके, तो मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। ई ओ डायरेक्शन में गई थी पहले रे, सरफेस ए बी सेपरेटिंग air and glass media, it will strike at point O and then it will travel along O dash direction। अब ये O dash जो रे है, ये ग्लास में ट्रेवल की है, और यहाँ पे फिर वो सरफेस CD जो है, ग्लास और एयर को सेपरेट करने वाला सरफेस, वहां पे पॉइंट O dash पे स्ट्राइक करती है, और फिर से वो ग्लास से कहाँ जा रही है? एयर में। पहले एयर से ग्लास में आई, अब ग्लास से एयर में जाती है, तो ये फिर O dash G डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो देखिए यहाँ पे फिर से इसका पाथ चेंज हो गया। आपने देखा होगा दो बार वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से बेंड हुई है। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, तो ये रे कहाँ जा रही थी? ये ऐसे जा रही थी, तो ये सीधी ऐसे ही चली जाती, कहीं इसको इधर उधर मुड़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ग्लास स्लैब होने से
वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट हो गई, टर्न हो गई, और वो ओ डैश डायरेक्शन में गई स्लैब के अंदर, और वहां से आने के बाद वापस ओ डैश जी डायरेक्शन में चली गई। अगर आप ये दोनों को देखते हैं, ई ओ एच और ओ डैश जी, तो देखिए जब वो बाहर आती है ग्लास स्लैब से, तो वो एक्चुअली क्या होता है, जो एक्चुअल रे थी, एक्चुअल डायरेक्शन थी, उसके पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, स्लैब के अंदर जाने से वो अपने स्ट्रेट लाइन पास से थोड़ी सी टर्न हो गई, थोड़ी डेविएट हो गई, थोड़ी भटक गई, है ना। तो कितनी भटकी वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, हालांकि अभी आपको कोर्स में नहीं है, हायर क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा ये हायर क्लास में इसका पूरा डेरिवेशन भी है। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, ओ डैश एल जो है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जरूरत नहीं है, आपके काम का नहीं है अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नॉलेज के लिए ध्यान रखिए कि लेटरली वो डिस्प्लेस हो गई एक स्ट्रेट लाइन पास से। अगर स्लैब नहीं होता तो वो स्ट्रेट चली जाती, बट बिकॉज ऑफ स्लैब लेटरली इट विल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स एक्चुअल स्ट्रेट लाइन पाथ। वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से लेटरली डिस्प्लेस हो गई, डेविएट हो गई, और जब स्लैब से बाहर आई तो वापस अपने वो एक्चुअल डायरेक्शन में उसके पैरेलल चली जाती है। तो ये डायग्रामेटिकली पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया आपका। ओके, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा अपना एक्सप्लेनेशन हो गया डायग्रामेटिकली, डायग्राम पे बेस्ड। अगर यहाँ पे अब आप बात करेंगे, तो देखिए ये ईओ है, ईओ ये कैसी रे है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। और इसको बोलते हैं ओ डैश को रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। ये क्या है आपका नॉर्मल, एम डैश भी आपका नॉर्मल है, यहाँ पे एम डैश भी नॉर्मल है, और ये इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे क्यों, बिकॉज इट विल इमर्ज आउट फ्रॉम द ग्लास मीडियम अगेन। और इन दो पेयर के लिए बात करते हैं ग्लास वगैरह के लिए, तो ये इंसिडेंट रे बन जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन एज ए होल पूरे की बात करेंगे तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। याद रहेगा ना बेटा, बहुत बढ़िया। ये पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक एंगल मैंने लिखा है, मार्क किया है I1, ये एंगल R1 मार्क किया है, इसको I2 और इसको R2। ये एंगल जो है ये क्या है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए मैंने आपको पहले दिन कहा था स्कीम वाले क्वेश्चन आएंगे अपने को, काफी कुछ स्कीम वाली चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको, कि एक के साथ एक फ्री, तो थोड़ा सा रिलेट करेंगे, चीजें चेंज, कुछ टर्म्स चेंज होगी, लेकिन जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एज इट इज हो गया, जो रिफ्लेक्शन में हमने बात किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इनको भी अगर आप चाहें तो लेबल कर दीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पेयर के लिए I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वही वाली बात हो जाएगी आपको, है ना। और एज ए होल बात करेंगे तो इसको एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोलते हैं। इमरजेंट रे जो रहती है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल मेड बाय इमरजेंट रे विद द नॉर्मल। ओके, लेकिन ये अभी आपको 10th में काम का नहीं है, सीनियर क्लास में आपको पूरा डेरिवेशन आएंगे इनके अलग अलग कंडीशन के साथ। अभी आपके लिए काम का है केवल रिफ्लेक्शन समझना है। तो आपको यहाँ 2 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, तो समझ में आया बेटा कैसे हुआ है, चेंज इन पाथ के कारण। अब यहाँ पे एक बात आती है, आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा कि ये पाथ चेंज क्यों हुआ है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो क्यों वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से बेंड हो गई, क्यों डिस्प्लेस हो गई, क्यों डेविएट हो गई, ये आपके मन में आना चाहिए प्रश्न, है ना। तो क्यों होता है ऐसा, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, बता पाएगा कोई, कुछ आ रहा समझ में।
देखिए लाइट के स्पीड के बारे में भी हमने बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी तो, है ना, कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे रीजन की अगर हम बात करते हैं, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या रीजन है, क्या कॉज है उसका। तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन मीडियम, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मीडियम, ड्यू टू दिस देयर इज आल्सो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है मीडियम चेंज होने से, और मीडियम चेंज होने से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड चेंज हो जाती है इस कारण से वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से बेंड हो जाती है या डेविएट हो जाती है। वो डिपेंड करता है किस मीडियम में जा रही है, एक से दूसरा मीडियम है तो कैसा पेयर ऑफ मीडियम है, तो मीडियम टू मीडियम स्पीड वेरी करती है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। एयर और वैक्यूम में उसकी स्पीड ऑलमोस्ट इक्वल होती है, हाईएस्ट स्पीड वैक्यूम में है, लेकिन एयर और वैक्यूम को अपन इक्विवेलेंट ही लेके चलते हैं कैलकुलेशन पर्पस से, तो दोनों में हम 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड ही काउंट करते हैं, ओके। लेकिन रेस्ट ऑफ द मीडियम में डिफरेंट स्पीड होगी, काफी ज्यादा वेरिएशन आ जाता है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज ए चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। इसी कारण से वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है। क्लियर है, समझ में आया? ये आपके रीजन हो गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। यहाँ मैं सोचता हूँ कोई डाउट नहीं रहा होगा, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई अच्छे से, और इसका रीजन भी समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों ऐसा होता है, क्यों बेंड हो जाती है, बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट देयर इज ए बेंडिंग ऑफ लाइट विल टेक्स प्लेस गोइंग फ्रॉम वन टू अनदर मीडियम, ओके। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे ही यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो एक पॉइंट तो बिल्कुल सेम है एज इट इज, एक के साथ एक फ्री स्कीम वाला है। देखिए केवल एक वर्ड चेंज है, वहां रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, बस ये चेंज है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, वहां रिफ्लेक्टेड रे बोला था हमने, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे, मैंने बोला ना एक वर्ड का चेंज आएगा, रिफ्रैक्ट इंसिडेंस तो थे refracted ray, and the normal to the refracting surface at the point of incidence are in same plane. The incident ray, the refracted ray and normal to the refracting surface at the point of incidence are in the same plane. Is it clear? क्लियर है? तो सेम है, सेम लॉ है, केवल रिफ्रैक्टेड यहाँ वर्ड यूज हो गया रिफ्लेक्टेड की जगह, वहां रिफ्लेक्टेड रे यूज करते थे, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे यूज होगा। दूसरा लॉ क्या कहता, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कांटेक्ट, ओके। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द sin of angle of refraction is constant for a given pair of media, okay। given pair of media के लिए ये जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है। अब बोलेंगे sin of angle of incidence, sin of angle of refraction, sin मतलब ये मत समझिए कि केवल हमने I1 बोल दिया R1 बोल दिया, sin मतलब जो एक दो तरह से साइन, एक तो सिग्नेचर होते हैं और साइन चिन्ह को भी बोलते हैं ना, मार्क को, है ना, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही नहीं बात होगी। साइन में से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री आप मैथ्स पढ़ेंगे, अभी आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो वहाँ टी रेशियोज होते हैं, 6 टी रेशियोज होते हैं, उसमें से पहला वाला होता है साइन। तो ये साइन जो है, साइन एंगल के साथ रिलेट होते हैं, ये सारे एक ट्रायंगल बनता है और ट्रायंगल के साथ एंगल से ये सारे टी रेशियोज रिलेट होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेकेंड कॉट, ओके। ये खैर जरूरत नहीं है आपको अभी इतना लोड लेने की, आपको केवल इतना याद रखना, साइन मींस SIN, सीन नहीं पढ़ेंगे इसको, साइन नहीं है ना, SIN। तो हमने बोला है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इन कांटेक्ट। तो देखिए साइन
अब इसको सिंपली ये हमने I1 क्या, ये R1 कहा, ये I2 कहा, ये R2 कहा है, लेकिन अगर इसको मैं बोल देता हूँ I बोल सकता हूँ, इसको R बोल दूंगा, ये भी R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम, बीइंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिस विल बी द सेम, तो ये दोनों सेम होंगे। और इसको E बोल सकता हूँ मैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना बेसिकली। तो ये साइन हम एक पहले वाले रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो एक ही पेयर ले लिया हमने, एयर और ग्लास का, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I से रिप्रेजेंट हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R से रिप्रेजेंट किया है। तो साइन I साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन R साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, that is equal to constant and that constant is represented by a symbol n। इस constant को क्या बोलते हैं, कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? n से। कुछ बुक में आपको ग्रीक लेटर म्यू भी मिलेगा, म्यू नॉट यू, म्यू म्यू, ओके। तो हालांकि आपको इधर 10th में n ही मिलने वाला है मैक्सिमम, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं म्यू लिखा हुआ भी आ जाए सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ना है, n और म्यू एक ही बात है, ओके। So the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of reflection is constant for a given pair of media, and this constant value is called refractive index of second medium with respect to first। इस constant value को क्या बोलते हैं? ये जो रेशियो आया ये रेशियो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी इस रेशियो की, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या बताती है आपको? That will give us the refractive index of second medium with respect to first। वो second medium का refractive index बताती है with respect to first medium। अब फिर बोलेंगे सर व्हाट इज refractive index? बिल्कुल बेटा आना ही चाहिए क्वेश्चन, नहीं आता है तो दिक्कत है। क्वेश्चन अगर आपके मन में आए कि व्हाट इज refractive index तो बिल्कुल जरूरी है, आगे हम वही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जो हमने लॉ डिस्कस किए हैं दोनों, तो सेकंड लॉ को हमने जो डिफाइन किया था कि स्टेट किया था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इन कांटेक्ट। इसी लॉ को क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ को, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उनके नाम से ये 1621 में उन्होंने पता किया था, इस लॉ को बताया था इसके बारे में, ये उनके नाम से ही जाना जाता है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रहेगा? क्लियर है बेटा? सो दिस इज अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज वेल एज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कहीं कोई डाउट मेरे ख्याल में बचा नहीं होगा, और रहता है तो आप क्लेरिफाई कीजिए, अदरवाइज मुझे मैसेज कीजिएगा, ओके। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा जो क्वेश्चन आपके मन में नहीं आते हैं उनको भी अपनी तरफ से रेस करके आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से। बस ये कंडीशन है कि आपको कंसंट्रेशन के साथ समझना है। और दूसरी बात मैंने कल भी बोला था, पिछले वीडियो में बोला था कि हमेशा एनर्जेटिक रहना, जोश आपका हाई होना चाहिए। जोश हाई है तो आपको सब कुछ क्या है, फिजिक्स ऐसी लगेगी इजी, क्योंकि आपके साथ है जोशी जी, जोश इजी, ओके। तो बिल्कुल एनर्जेटिक रहिए, जोश के साथ समझिए, पॉजिटिव रहिए। देखिए अगला टॉपिक हम लेते हैं। मैंने जैसे आपको बात की यहाँ पे कि ये रेशियो है वो कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? चलो इसके बारे में बात करते हैं अपन। यस, तो अभी हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो वही एक टर्म आई थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने कहा था अगला टॉपिक अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या डिस्कस किया था डेफिनेशन में? व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन डायरेक्शन ऑफ लाइट विल चेंज। डायरेक्शन ऑफ लाइट विल चेंज, why? Because of change in medium. So the extent of change in direction takes place. The extent of change in direction takes place in given pair of media is expressed in terms of refractive index. Okay? कैसे? The refractive index actually it is linked with a physical quantity, the relative speed of propagation of light in different medium or different media you can say. प्लूरल बात करें तो, ओके, मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है, ओके। सो द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, उसके टर्म्स में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने वाले हैं। देखिए
रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई एक सरफेस से जो दो मीडियम को सेपरेट करती है, हमने इनको मेंशन कर दिया मीडियम 1 एंड मीडियम 2। एंड वन रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग अलोंग पी क्यू डायरेक्शन इन मीडियम 1। It will strike at point Q on the surface XY separating these two medium, and after striking at point Q, it will travel along QR direction. Means ये इसका पाथ चेंज हो जाता है, किसका, लाइट रे का। लाइट के लिए हमने बात की थी प्रॉपर्टी में, इट ऑलवेज ट्रेवल ऑन द स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मीडियम चेंज होता है तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी बिकॉज ऑफ चेंजिंग मीडियम। वो मीडियम चेंज होने से अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है, और यहाँ पे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ चेंज इन पाथ इज टेकिंग प्लेस। वो उसका पाथ चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, वो पी2 डायरेक्शन में जा रही थी, स्ट्रेट चली जाती अगर ये डिफरेंट मीडियम नहीं होता, सेम मीडियम होता तो। लेकिन मीडियम चेंज हो गया, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आई है, दैट्स व्हाई इट विल बेंड फ्रॉम इट्स एक्चुअल स्ट्रेट लाइन पाथ, डेविएट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन पाथ, और वो क्यू आर डायरेक्शन में चली जाती है। तो अब यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करने वाले हैं कि देखिए ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करते हैं, मैंने बोला ना अभी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, इसको डिफाइन करने के लिए हमने अभी यहाँ बेसिक हमने बात की थी कि इट इज लिंक्ड विद द फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। तो देखिए v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जो मीडियम चेंज हुआ है तो स्पीड चेंज होगी, ये बेसिक रीजन आपको बता दिया था मैंने। ये रिफ्रैक्शन का कॉज है। कैसे है? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन मीडियम, देन देयर इज अ चेंज इन स्पीड, एंड दैट इज व्हाई इट विल बेंड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन डिफाइन करेंगे तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये मैं यहां लिख रहा हूं n21, n के सफिक्स में 2 और 1 लिखा है। सफिक्स में जो पहले लिखा 2 वो कौन सा है? 2 मींस सेकंड मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड रह जाती है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। पहले जो लिखा है सफिक्स में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं बाद वाले के रिस्पेक्ट में, बाद में जो लिखा है 1। तो n21 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दैट इज इक्वल टू, क्या होगा ये? मैं अभी यहाँ पे आपको फार्मूले के फॉर्म में लिख रहा हूं। द रेशियो ऑफ, अब अगर आप बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सिंपली आपको देखो, एक बार मैंने पूरा वर्ड्स में लिख दिया, n21 अगर मैं लिख रहा हूं, n21 दैट इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। सिंपली ये इतने से में पूरी बात हो गई। आप एक बार अगर ये ध्यान रहेगा तो आपको ये मालूम है v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में है, v2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है। तो केवल आप इतना सा याद रखोगे तो पूरा फार्मूला इस वर्ड्स की फॉर्म में है, वो भी आपको याद रहनी है। v1 क्या है मालूम है, v2 क्या मालूम है, n21 क्या मालूम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब आप कहेंगे सर ये तो मीडियम 2 का मतलब फर्स्ट का फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे? कर सकते हैं ना, कुछ नहीं करना है, इस रेशियो को चेंज कर दीजिए। अगर मैं इसको n12 लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ
N12 लिखा तो फिर मैंने बताया था आपको सफिक्स में जो लिखा है पहले N के सफिक्स में 2 डिजिट लिखे हुए हैं 2112। ओके, तो पहले जो सफिक्स में लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बाद वाले के रिस्पेक्ट में। पहले यहाँ N21 था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यहाँ हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। और ये क्या होगा, स्पीड ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 v2 upon v1। मैथमेटिकली आप इसको लिखेंगे n12 दैट इज इक्वल टू v2 upon v1। रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा इसका, है ना, पहले वाले कंडीशन का। तो किसी भी मीडियम का आप फाइंड कर सकते हैं। आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है उसमें स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में हो जाएगी। ओके, समझ गए। देखिए यहाँ पे 2 1 लिया है, सेकंड मीडियम का फाइंड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में किसका, सेकंड मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट है, न्यूमरेटर में फर्स्ट मीडियम की है। यहाँ फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम की डिनोमिनेटर में आ गई, न्यूमरेटर में सेकंड मीडियम की में जो स्पीड होती है वो आती है। याद रहेगा ना, ये तरीका है याद रखने के लिए, आसानी से आपको याद रहने वाला है। बस ये ध्यान रखना N21 N12। N21 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। या चाहे तो मैं लिख देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू 1। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब यहाँ देखिए ये मीडियम 1 है, सपोज ये मीडियम 1 क्या है, एयर है, और मीडियम 2 है, ये कौन सा मीडियम है, ग्लास है। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में कांस्टेंट होती है, एयर और वैक्यूम ने बात की, कांस्टेंट वैल्यू होती है, c से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में नहीं पता, हम सपोज कर लेते हैं v है। तो देखिए अब ये इसी को डिफाइन करने के लिए वापस से हम बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, N21 की बात कर रहा हूं मैं, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज c, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, कौन सा है, ग्लास है, या ग्लास लिख दीजिए, दैट इज v। तो N21 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये c अपॉन v हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यार मीडियम कुछ भी हो सकता है, अभी हमने ग्लास दिया, एयर से वाटर में भी तो जा सकती है, एयर से केरोसिन में भी तो जा सकती है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है ना दूसरा। ओके, तो एयर टू एनी मीडियम, तो इसलिए मैंने कॉमनली मीडियम बोला लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया ग्लास, यहाँ भी पेयर अपने ग्लास और एयर कर लिया इसलिए, बट इट कैन बी एनी अदर मीडियम आल्सो। तो आपको कुछ नहीं रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अगर ले रहे हैं रेशियो, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं इसको, केवल REF और इसको सिंपली N21 लिखा है, मैं N से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, N इज इक्वल टू C अपॉन V। N मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन glass or medium, that is gives the measurement of absolute refractive index. Is it clear? Or always that value of refractive index is constant for a given pair of media। जो given pair of media के लिए constant होता है, मीडियम टू मीडियम चेंज होगा, और पर्टिकुलर मीडियम का वैल्यू कांस्टेंट होता है। हर मीडियम की एक
स्टैंडर्ड वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ओके, और उसी के अकॉर्डिंग ये रेशियो आता है। तो ये रेशियो से ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मीडियम के डिफरेंट होते हैं, लेकिन गिवन मीडियम के लिए वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ओके, याद रहेगा ना। ये टेबल में दी है आपको, एनसीईआरटी बुक में भी टेबल में डिफरेंट मीडियम जो है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है, और वो आपको याद रखना चाहिए। जनरली क्वेश्चन पेपर में आती है, लेकिन फिर भी याद रहे तो ज़्यादा नहीं है, 5-6 मीडियम है, याद रखिए, ओके। 1.5 स्टैंडर्ड वैल्यू है ग्लास के लिए जनरली एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, ये हमने रेशियो कैलकुलेट कर लिया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। अब एक और बात करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने से मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम, मीडियम के चेंज होने से स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई, उसी कारण वो अपने स्ट्रेट लाइन पास से डेविएट हो गई, ओके, टर्न हो गई। अब यहाँ पे एक और कंडीशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ लिया है, तो दो कंडीशन आएगी, दो तरह के मीडियम होते हैं, ये पहले अगर केस की बात करता हूं मैं, तो ये क्या है, एयर है, दूसरा मीडियम क्या है आपका, ग्लास है। रे ऑफ लाइट कहां से गई, एयर से ग्लास में गई, और ये जो एयर से ग्लास में गई, मीडियम चेंज हुआ तो वो अपने स्ट्रेट लाइन पास से डेविएट हो गई, टर्न हो गई। किधर टर्न हुई है आप देखिएगा, ये नॉर्मल है, एन डैश नॉर्मल है, और ये एम डैश नॉर्मल है। तो पहले केस में जब एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है, तो ये जो लाइट है ये किधर जा रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये कब होता है, जब एयर से ग्लास में जा रही है, लेकिन ऐसे हमेशा तो होगा नहीं, एयर से वाटर में जाएगी, फिर मैं बोल रहा हूँ बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। लेकिन ये कैसे, हाउ वी कैन फाइंड दिस, तो इसके लिए फिर यहाँ पे मीडियम के लिए कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होती है, रेरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। अब फिर बोले सर ये पता नहीं क्या बोल रहे, रेरर मीडियम डेंसर मीडियम, कोई हुआ नहीं है बेटा। रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम भी हम बताते क्या होता है, व्हाट इज रेरर मीडियम। रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम जो होते हैं ये डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी पे, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है वो डेंसर मीडियम, जिसकी कम है वो रेरर मीडियम। बोले सर ये क्या होती है, कोई बात नहीं, फिर और आसान पे जाते हैं। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया है, और मैंने अभी आपसे बोला है टेबल में वैल्यूज दी है डिफरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंसर मीडियम है, और जिसका कम है वो रेरर मीडियम। अगर दो को कंपेयर कर रहे हैं तो जिसका ज्यादा है वो डेंसर मीडियम हो गया, और जिसका कम है वो रेरर मीडियम हो गया। अभी समझ में आ गया ना बहुत अच्छे से। सबसे आसान वे कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर मीडियम, जिसका कम है वो रेरर। अब मैं अगर एयर, ग्लास और वाटर की बात करता हूं, तो ग्लास का सबसे ज्यादा, उससे कम वाटर का, उससे कम एयर का है ना। अब आप कंफ्यूज ना हो कि सर आपने बोला तो बोले किसका कम ज्यादा, तो एयर ग्लास की बात कर रहे हैं तो ग्लास का ज्यादा है, वाटर एयर में भी तो बोले ऐसा नहीं कि सर ग्लास का ज्यादा, तो बोले यहाँ वाटर और एयर लिया तो फिर बोले ग्लास का ज्यादा, तो फिर वाटर कैसे डेंसर। वाटर और एयर का लिया ना पेयर, तो वाटर और एयर में किसका ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है। दो पेयर जो है मीडियम के, उसमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम हो गया, और दूसरा रेयर। व्हाटएवर विल बी द पेयर, ओके, जो भी नेचर होगा मीडियम का उसके अकॉर्डिंग हमेशा दो मीडियम होंगे, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयर मीडियम, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी चीज आपको समझ में आने वाली है। ये जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो डायग्राम बनाया था सबसे पहले, एयर से ग्लास, ग्लास से एयर में जा रही थी, वही डायग्राम वापस से रिपीट होने वाला है, तो समझिएगा। यहाँ कंडीशन क्या होती, when a ray of light is traveling from rarer medium to denser medium, then it bends toward the normal, and when a ray of light is traveling from denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal.
जब रेयर से डेंसर में ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, एंड व्हेन इट विल ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर भाग जाएगी। रेयर से डेंसर में पास आएगी नॉर्मल के, और डेंसर से रेयर में नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, दूर जाएगी, वो भगा देगा उसको। ये अपने पास बुलाता है नॉर्मल डेंसर में, और रेयर में दूर भगाता है। ओके, कौन, नॉर्मल। ओके, सो व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, then it refracted ray bend toward the normal, and when ray of light traveling from denser to rarer medium, then refracted ray bends away from the normal। याद रहेगा ना, ये याद रखना है बेटा, इससे आपका डायग्राम भी सही बनेगा कि जब रेयर से डेंसर में तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो आपको बेंड करवानी नॉर्मल की तरफ, तो अपने आप करेक्ट डायग्राम बनना है। एंड व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो डायग्राम आपका कहीं भी गलत नहीं होगा। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें ध्यान रखना है आपको, कुछ नहीं है ना, बहुत आसान है, पढ़ोगे तो बहुत, एक बार ढंग से समझ लिया, पढ़ लिया, बहुत आसान सब्जेक्ट है, दिमाग से निकाल लीजिए, फिजिक्स नहीं होती है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। ओके।